इच्छा शक्ति की कमी है चढ़ाने और वहाँ से एक भीड़ के माध्यम से जिसको पैदल चलना है वो 108 को हम कहेंगे 108 हमारी सोच थी कि अगर एक बार हम लोगों ने भारत माला की जय लगाई तो एक माला पूरा हो जाएगा। एक बार अगर हम जय श्री राम कहे तो एक जय श्री राम का जो है मंत्र पूरा हो जाएगा। लेकिन उदारवादी नीति अपनाना होगा। अगर हम उदारवादी नीति नहीं अपनाएंगे तो हम टूट जाएंगे। हमें जमाने के साथ चलना होगा। इसके लिए संशोधन करते हुए और अपने भावों को शांत करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्वेच्छा से चाहे वो पैदल चले, चाहे मोटरसाइकिल से चले, चाहे साइकिल से चले, चाहे कार से चले, लेकिन अगर कोशिश तो हो कि सहमता से हम लोग पैदल यात्रा करें और सही पार पहुँचे। सही है। वहीं हनुमान जी का मंदिर है, वहीं से इकट्ठा होकर चलिए। पैर दूर जाए के पड़िए निया का जमीन के तो साधन खातिर तो ठीक पा जो आप कहत अब निया से तन जाए वाला खातिर नौजवानों का साथ मिलेगा तो निश्चित ही दूर का एक संदेश जाएगा। और जब संजय भैया भी इस लड़ाई में हमारे साथ मौजूद हैं तो हमें ज्यादा अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस नहीं होना है, यह मुझे पूरा विश्वास है। इसी के लिए मैं चाहूंगा कि इस गांव के ऐतिहासिक गांव के जो प्रधान होते हैं वो हमेशा ऐतिहासिक काम करते रहे। आज नौजवान साथी के कंधे पर इससे का भार है और वह नौजवान साथी एक महिला के रूप में और मिशन शक्ति अभियान भी भारत सरकार चला रही है। महिलाओं को पूरा तवज्जो दे रही है भारत सरकार। हमारे विद्यालयों पर इस साल 15 अगस्त को सारे विद्यालयों पर यह आदेश था कि वरिष्ठ महिला समाज सेवी या पिता द्वारा जो है झंडा रोहण किया जाए और हो सकता है कि शक्ति के रूप में ही इससे उनका अस्तित्व बचे। उस शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में मैं श्री जयानंद राय जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप गांव को एक भरोसा दें कि हम हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हम आपकी इज्जत को झुकने नहीं देंगे। इसी शब्दों के साथ मैं भाई श्री जयानंद राय जी को आदरणीय अध्यक्ष जी, समस्त सम्मानित ग्रामवासी, हमने अतीत की बातें की गई। अतीत हमारा गौरवान्वित रहा है, इससे कोई उम्मीद न उठाए। जो भी प्रयास पहले किए गए हैं हो सकता है जो प्रयास विफल हो जाते हैं, उसके हम उनको संदेह करना ये गलत होगा। अतीत दुनिया 1942 से लेकर अब तक कहीं कोई राज नहीं है, उससे कोई मुश्किल होता है। और जहाँ तक वर्तमान की बात है, आज हमारा आधा भाग हमारे शिक्षकों ने ले लिया है। जो काम हमें करना चाहिए वो हमारे शिक्षकों ने अपने कंधों पर ले लिया। इसके लिए मैं उनका भी आभार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और उनके कदम में मैं हमेशा कदम में आगे करूँगा। यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति की कोई बात नहीं। मैं बस गाँव के नागरिक होने के नाते मैं इनका हर सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ये कहेंगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ कहेंगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। बहुत ही भरोसा दिया गाँव को कि हम अपने गाँव पर दूरी उठाने का मौका नहीं देंगे। आपकी इज्जत को कहीं से भी तारीफ करने का काम नहीं करेंगे। हम साथ हैं, साथ चलेंगे। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि आज जन जन की आवाज बन चुके, जन जन की पीड़ा के सहभागी बन चुके, हर समस्या को अपने कंधे पर उठाकर चलने वाले हमारे बड़े भाई संजय राय जी ने अपने नाम के आगे से पूजा शब्द भी जोड़ा।
यह मातृभूमि है। अगर मातृभूमि बचेगी तो सिर्फ दुनिया नाम ही अमर रहेगा। अगर यह मातृभूमि नहीं बचेगी इसलिए मैं अपने बड़े भाई संजय राय जी को थोड़ी सी बात के साथ गिलहरी प्रयास जो हम लोगों ने शुरू किया, उस गिलहरी प्रयास को ये विफल रूप में ये राष्ट्रीय मुद्दा बनाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाए। आपके साथ जनता है, जनता के साथ आप हैं, आप तय करें, जनता तय करें और यह निर्णय हो, सामूहिक निर्णय हो कि हमें कैसे आगे चलना। श्री संजय राय बोला कामाख्या माता की जय, माता की जय, की जय। बोला बोला बजरंग बली की हर हर महादेव। युवा देश भारत का युवा गांव शेरपुर, वीर शहीदों की धरती शेरपुर, मां गंगा की गोद में बसी शेरपुर। हेलो, मां गंगा की गोद में बसी गांव शेरपुर, और अगर उसका अस्तित्व में खतरा में हो तो रात को नींद कैसे आ सकती है साथियों, ये बहुत चिंता का विषय है। मैं गाजीपुर जिला में युवाओं को रोजगार देने के काम से आया था। हमने जो ये समाज ने दिया उस समाज को समर्पित करने के भाव से आए थे। जब भी अपने गांव में आते हैं हर कोई बूढ़ा बुजुर्ग आकर के कहता है कि लइकवा के एगो नौकरी दे दो। ये हर घर की समस्या है साथियों। कितने लोगों को मैं यहां से ले जाकर गुजरात में नौकरी दूंगा, मेरे लिए भी असंभव कार्य है। और यह चिंता लगातार 2012 से मेरे मन और मस्तिष्क और मेरे दिल पे गहरा घाव कर चुका है कि किस तरीके से यहाँ 4,26,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे करके उनके घर में चूल्हे जलाने की व्यवस्था की जाए। साथियों, 16 फरवरी 2021 को आदि गुरु शंकराचार्य के कर कमलों द्वारा गाजीपुर के नंदगंज के पास सहड़ी गांव में हम लोगों ने इस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया और नींव रखी उसकी। और उसी क्रम में चूल्हे की लकड़ी की चिंता करते करते समय संजोग परिस्थितियां ऐसी बदली कि कोरोना ने अपना एक भयावह रूप ले लिया और घर घर तक पहुंच गया, गांव के गांव कस्बे के अंदर पहुंच गया और लोगों को बैठे बैठे काल के मुंह में समा गए लोग और ऐसी बहुत सारी लाशें इस मां गंगा के तट पे तैरने लगी साथियों। तब हमें मन में आत्मबोध हुआ कि क्यों नहीं हमें जिन लोगों ने अपने घर के प्रियजनों को दवाई इलाज कराते कराते थक चुके हैं और उनकी स्थिति क्या होती होगी जब उनको शव को जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं होती होगी। हमने तुरंत गाजीपुर के 10 घाटों में घूम घूम करके चिता की लकड़ी की भी चिंता करने शुरू कर दी। यह हमारा काम नहीं था साथियों, यह हमारा काम नहीं है, ना हम भविष्य में ऐसा काम करना चाहते हैं, ना कभी ऐसा सोच सकते हैं कि आदमी इतना गरीब हो कि अपने घर परिवार के लिए चिता की लकड़ी भी ना खरीद सके। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है जीवन में कि आप हिंदू होने के नाते हर जन्म से लेकर मृत्यु तक के उत्सव को आप अगर नहीं फलीभूत कर सकते हैं तो आपके जीवन में क्या कमी रह गई, उसे हमें सोचना पड़ेगा साथियों। देश बदल रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नए भारत की बात कर रहे हैं और उस नए भारत के अंदर आज भी इतनी गरीबी है कि आदमी 2000 की लकड़ी नहीं खरीद सकता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और आज वह देश जो आज अपना अस्तित्व मिटाने की कगार पे खड़ा है और आज इतने बड़े भारी में आप सब आए हैं, आपको मैं सलाम करता हूं, नतमस्तक बंदन करता हूं साथियों। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय को वंदन करता हूं और खास करके बालाजी और उनकी पूरी टीम को। जब ये प्रस्ताव हमारे पास रखे तो हमने कहा कि बालाजी ये तुम्हारी अकेले की लड़ाई नहीं है, एक गांव की जन जन की लड़ाई है। आज किसी का खेत गया है, आने वाले समय में किसी का खेत जाएगा और 10 वर्ष के बाद हो सकता है पूरा गांव गंगा की गोद में समा जाए साथियों। या आपके घर की भी समस्या है और मेरे घर की भी समस्या है, ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर गंगा जी जो मेरे डेरे तक पहुंच जाएगी साथियों। ये घर घर की समस्या है। अगर हम नहीं जागे
और सोते रह गए तो हो सकता है आने वाले समय में या भविष्य के बच्चे जो छोटे छोटे पीढ़ी वहां बैठे हैं, हमारे बाप दादा ने हमारे साथ क्या करके गए। हमको तो बेघर करके गए, जमीन खेती के लायक भी छोड़ करके नहीं गए। और क्या हमारे बड़े बुजुर्ग जो 18 अगस्त 1942 को आंदोलन की लड़ाई में अपनी शहीदी दी थी, क्या ऐसी ही गांव की परिकल्पना करके गए थे क्या? आप अगर मेरी बात से सहमत तो हाँ ना में कहिए। क्या बुजुर्ग जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े थे 8 लोगों ने, वो 8 शहीद ने ऐसी गांव की परिकल्पना की थी जो गांव गंगा में समा जाए? साथियों, जब ऐसी परिकल्पना नहीं की थी तो क्यों यह गांव कट रहा है? यह आपकी कमजोरी है। कोई भी आपको आकर के नहीं मदद करेगा। प्रकृति का एक नियम है, जब तक बच्चा नहीं रोता है माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। पिलाती है क्या? जब नहीं पिलाती है तो हम सब एक होकर के यह बात को क्यों नहीं ऊपर तक पहुंचाने की प्रक्रिया करते हैं? आज तक बहुत सारे लोग ट्विटर फेसबुक के माध्यम से मैं कई बार देखा हूं जैसे आंदोलन चले हैं, उस आंदोलन के कगार तक भी पहुंचा गया। हमारे पास यहाँ पूर्व प्रधान साहब बैठे हैं। मैं इस गांव के लोगों के लिए उस समय जल संसाधन मंत्री उमा भारती जी थी, उनके साथ समय तय हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य है इस गांव से एक आदमी भी नहीं आया था उनसे मिलने के लिए। एक आदमी नहीं आया था मिलने के लिए। साथियों, तो ये अस्तित्व की जिम्मेदारी किसकी है? कोई बाहर से नहीं आएगा। और आपको एक हकीकत बात बता देता हूं, प्रशासन शासन सत्ता में जो भी होता है वो किस तरीके से निर्णय लेता है, क्योंकि मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूं इन चीजों को। शायद यहाँ पे बैठे हुए कोई भी आदमी सत्ता के निर्णय की जो प्रक्रिया होती है लगभग उस लेवल तक नहीं जानते होंगे जिस लेवल से मैं महसूस करता हूं, देखता हूं और अपनी भागीदारी करता हूं उसके अंदर। साथियों, सरकार कभी भी कोई भी निर्णय लेती है तो एक बृहद प्रकार की निर्णय लेती है। उनके लिए शेरपुर गांव रहे नहीं रहे उनसे कोई मतलब नहीं है। आपके 22,000 वोट से उनको कोई मतलब नहीं है। आप समझते हैं आपके एक वोट का क्या महत्व है? आप यहां से सांसद चुनते हैं, आप यहां से विधायक चुनते हैं, लेकिन उनके प्रयासों का परिणाम क्या हुआ है? ऐसा नहीं है, मैं उनको ये दोष नहीं देता हूं कि वो नहीं काम करते हैं, जरूर करते हैं, भविष्य में भी किए हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। हमें अपने भूतकाल के अस्तित्व की सकारात्मक चीजों को पकड़ के नकारात्मक ऊर्जा को छोड़नी होगी। आज मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि इतने लोग आए हैं। मैं उनको वंदन करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं कि आप कम से कम जागे, देर से जागे लेकिन जागे तो सही। आपको नमन है साथियों, और यह नमन कंटिन्यू आपको मिलनी चाहिए। आप इसके हकदार हो, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने देश की आजादी में अपनी प्राणों की आहुति दी है। यही गाजीपुर की धरती है। 1818 में जब गाजीपुर जिला बना था, उस समय बलिया एक छोटा सा तहसील हुआ करता था। साथियों, उसी बलिया के मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई की बिगल फूकी थी। हम उस जिले से हैं, उस जिले की मिट्टी से हैं जो देश को नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। और आज हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में कमजोर हो रहे हैं। इतने कमजोर क्यों हैं हम? हमें कमजोर नहीं होना है। हमें गांव की छोटी छोटी राजनीति को भूल करके किसी भी एक आदमी पे भरोसा करिए। और मैं कहता हूं, आपके बीच एक ऐसा आदमी जिनका नाम है बालाजी। साथियों, आप उसके लिए समर्थन दीजिए। मैं उनके साथ हूं, क्योंकि जब हम ये प्रस्ताव गांव में बाढ़ आई, 10 दिन पहले मैंने प्रस्ताव दिया, लेकिन जो मुझे गांव में जानते हैं, पहचानते हैं, किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई कि आप आइए, हम आपको संबोधन करने का अवसर देंगे। जब बालाजी मेरे पास आए, मैंने कहा बालाजी, ये 108 आदमी के जाने से नहीं होगा, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ऐसे बहुत लोग तहसील में ज्ञापन देने जाते हैं, ज्ञापन फाइल में फाइल घूमती रहती है। ट्विटर पे, फेसबुक पे चलाने से नहीं होगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सरकार को 9 किलोमीटर का ठोकर बनेगा ना? कितने किलोमीटर की ठोकर है? 2 किलोमीटर बना है। हाँ, टोटल कितना बनना पड़ेगा? जो मुझे जानकारी है लगभग 9 किलोमीटर की ठोकर बनानी पड़ेगी। साथियों, 9 किलोमीटर नहीं बना है, 3-4 किलोमीटर नहीं बनाना पड़ेगा। गंगा के इस गांव को कटान से बचाने के लिए 9 किलोमीटर की ठोकर बनाना पड़ेगा। यह यहाँ के इंजीनियरों का कहना है। आप मानते हैं कितना पैसा खर्च होगा? लगभग सरकार का 500 करोड़ रुपया खर्च होगा। क्या सरकार इस गांव से 500 करोड़ रुपया का राजस्व पाती है या भविष्य में पाई है? यह सोचना पड़ेगा। सरकार ऐसे नहीं सुनती है। सरकार को सुनाने के लिए, जैसे एक बालक जब तक नहीं रोता है, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है, जबकि वो जननी है।
वो अपने कोख से पैदा की है, उसके बाद भी जब बच्चा कष्ट में होता है तो ही माँ उसके लिए आगे बढ़ती है। यह तो शासन है, सत्ता है, सरकार है, आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आएगा, सरकार योजना बनेगी, आप फिर दे देंगे, लेकिन ये गांव का क्या होगा कोई सोचते हैं? वो जो बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं उनका भविष्य का क्या होगा कोई सोचता है? जिस गांव में आदमी बेरोजगार है, बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री लेकर के दर दर भटक रहा, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी बंबई, दिल्ली जैसे शहरों में करते हैं, उनसे पूछिए कि कितने संघर्ष भरा जीवन जीते साथियों। गांव में बाढ़ आता है, नेता आते हैं, आपको फूल पैकेट दे के चले जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन आपका अपना मौलिक अधिकार को समझना पड़ेगा क्या है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बड़ी योजना हो सकती है। यहाँ पे मैं जब चला था, जब बालाजी ने मुझे प्रस्ताव दिया तो मैं सोचा सरकार को प्रस्ताव कैसे दी जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, शायद हो सकता है बात किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी भी लगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि मैं यहाँ पे कभी मांगने आऊंगा नहीं, आपसे वादा करता हूँ साथियों, कभी नहीं मांगूंगा, किसी भी रूप में नहीं मांगूंगा। मैं अगर दे सकता हूं तो अपने अनुभव को दे सकता हूं और अपने श्रम के द्वारा आपके लिए संघर्ष करने के लिए मैं भी पसीना बहाने के लिए तैयार हूं साथियों। आज मुझे लगता है लगभग 400-500 एकड़ जमीन गांव में चली गई गंगा जी में, पूरा अगर देखें 8-9 किलोमीटर का तट, तो आज ये 500 एकड़ जमीन मेरे पास ऐसा मॉडल है जिनके गांव पैसे डूब गए हैं, जमीन डूब गई है, उसके भी भुगतान सरकार कर सकती है साथियों। सोचना पड़ेगा हमें ये कैसे होगा, सरकार से पैसा कैसे ले सकते हैं, शांति भाव से होगा, सरकार से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। देश में ऐसी एक प्रिय सरकार है जो सुशासन की बात करती है, ऐसी सरकार है जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, ऐसी सरकार है जो लास्ट में अंत्योदय बैठे लोगों के लिए बात करती है साथियों। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं, अगर कोई भ्रम में है तो निकाल दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने कहे ना मैं बीजेपी का मेंबर हूं, ना कांग्रेस का हूं, ना सपा, ना बसपा, किसी का नहीं हूं। मैं किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं और है वो रहेगा, लेकिन अगर उस आइडियोलॉजी में कोई भी सरकार अगर किसी आम जनता के विरुद्ध है तो मैं जनता के साथ हूं और सरकार के विरुद्ध हूं साथियों। जब ये प्रस्ताव आई तो मेरे ऑफिस के लोग बोले कि आप क्या कर रहे हैं पता है, आप सरकार के विरुद्ध बात करने जा रहे हो। मतलब कोई बात नहीं, जब वक्त आता है पिताजी भी नहीं समझेंगे, जमाना बदल गया है, उसके अंदर अनुसार नहीं चलेंगे, तो मेरी इतनी क्षमता है कि मैं पिताजी के विरुद्ध भी जाकर के संवाद करने के लिए तैयार हूं साथियों। ये तो सरकार की बात करते हैं, ये तो सरकार की बात करते हैं। जिस तरीके से तकनीकी बदलाव आ रही है, सामाजिक बदलाव आ रही है, जिस तरीके से दुनिया, जो कृष्ण ने भागवत में कहा था वसुदेव कुटुंबकम, आज पूरी दुनिया गो ग्लोबल की बात करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं। क्यों नहीं इस जिले में कल कारखाने की कोई बात करता है? क्यों नहीं यहाँ पे उद्योग लगाने की बात करता है? क्यों नहीं कोई आदमी आकर के पूंजी निवेश की बात करता है साथियों? क्योंकि हम हर चीज सरकार से अपेक्षा करते हैं, हम यह भूल जाते हैं कि सरकार के प्रति हमारा दायित्व क्या है। सरकार का काम है बिजली देना, सरकार का काम है घर घर पानी पहुंचाना, सरकार का काम है रास्ता बनाना, सरकार का काम है न्याय व्यवस्था करना, सरकार का काम है हेल्थ गारंटी देना, सरकार का काम है सड़क बनाना। और अगर जरूरत पड़ी तो गंगा कटान हो रही है तो सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हम शेरपुर की धरती से आपको मैं वादा करता हूं कि दिल्ली तक पैदल मैं चलूंगा साथियों, मैं चलूंगा आपके साथ, मैं चलूंगा आपके साथ, मैं चलूंगा आपके साथ, दिल्ली तक पैदल चलने के लिए तैयार हूं। पहले लेकिन वो पहला कदम आपका होगा, मेरा नहीं होगा। पहला कदम आपका होना चाहिए साथियों। आप चल करके देखो, आप बालाजी को सपोर्ट करो, इनको कंधे पे उठाइए, मैं आपके साथ दिल्ली तक पैदल चलने के लिए तैयार है। गाजीपुर और मोहम्मदाबाद की क्या बात है, आप चलिए तो सही, जाग जाएगी सरकार, जाग जाएगी। डीएम एसडीएम को ज्ञापन देने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं आज ही बता देता हूं। ऐसे अनेकों ज्ञापन आपने भविष्य में दे चुके हैं। हमें अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में सोचनी होगी, हमें यहाँ के युवाओं के बारे में सोचना होगा, हमें यहाँ के भविष्य के बारे में सोचना होगा। अगर हम एक मोती का माला बन गए और उस धागे में जो बालाजी ने रोल निभाया है आपने इसको सपोर्ट कर दिए, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सरकार को यहाँ हजारों करोड़ का निवेश करना पड़ेगा। मैं वादा करता हूं आपको। ठोकर क्या चीज है? ये तो छोटी चीज है साथियों,
बहुत छोटी चीज है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा यहां से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पे एक बंदरगाह बन रहा है? कभी किसी ने सोचा? 4 किलोमीटर दूर यहां से गंगा जी में से कठुआ मोड़ कितना दूर होगा? गंगा जी में से 3-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर होगा। ये 10 किलोमीटर दूर पे जेटी बन रही है, बंदरगाह बन रहा है। आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि वो बंदरगाह वहां क्यों बन रहा है? शेरपुर गांव में क्यों नहीं बनना चाहिए साथियों? उससे जिन जिन जनों का जमीन गंगा जी में चला गया है उनको भी पैसा मिलेगा। आप आंदोलन का रूप लीजिए ना, सरकार का सोई हुई सरकार को जगाइए ना। और एक अच्छी बात आपको बताता हूं, ये गांव का सौभाग्य है जो एक्सप्रेसवे यहां से निकल गया है। यह आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, और अगर यह अवसर चूक गए तो जिंदगी भर चूक गए साथियों, फिर कुछ नहीं होने वाला है। अगर जेटी का निर्माण कार्य वहां शुरू हो गया तो शेरपुर गांव को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। सरकार की अपनी योजनाएं होती है, एक लार्जर स्केल अर्थव्यवस्था होती है, उसके तहत सोचती है 10 करोड़ 20 करोड़ की ठोकर बना भी देगी, उससे आपका होने यहाँ कट रहा है, कल बगल में कटेगा, उसके बाद उसके बगल वाला गांव कटना शुरू हो जाएगा, नहीं तो उस तरफ की गांव कटना होगा। किसी न किसी को नुकसान लगातार होता रहेगा। हमें एक ऐसी योजना पे काम करनी पड़ेगी कि जो बंदरगाह का काम कठुआ मोड़ पे सुनिश्चित किया सरकार ने, हम गांव के जन आंदोलन के माध्यम से कहेंगे आप आइए यहाँ पे बंदरगाह बनाइए, जमीन हम आपको देंगे। आज जमीन डूब रही है, उस जमीन से पैसा कमाइए साथियों, आप पैसा कमाइए ना। जो जमीन डूब रही है धीरे 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 5 साल 10 साल के अंदर और भी अंदर आएगी। तो हमें हकीकत के साथ जुड़ना होगा, हमें ये सोचना होगा, क्योंकि अगर 1 किलोमीटर सरकार रिवर फ्रंट बनाती है तो लगभग 80 करोड़ रुपया खर्च होते हैं, लगभग। क्योंकि मैं अहमदाबाद में रिवर फ्रंट को बनते हुए देखा हूं, 80 करोड़ रुपया खर्च होता है 1 किलोमीटर का काम करने के लिए। अगर 9 किलोमीटर का करना है तो 9 8 72 720 करोड़ रुपया चाहिए। मैं आपको लिख करके देता हूं, सरकार ये योजना नहीं करेगी साथियों, नहीं करेगी। लेकिन अगर यहां पे बंदरगाह लगाने की बात कर दी जाएगी और यहां पे जिन जिन किसानों का खेत डूब गया है और जिन लोगों का खेत बचा हुआ है, अगर वो कहेंगे सरकार को हम आमंत्रित करते हैं, शेरपुर गांव एक औद्योगिक क्रांति की तरफ जाएगा, सरकार आपकी बात सुनेगी 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 साथियों। आज भी उनको जमीन अधिग्रहण करने में समस्या आ रही है। यह अवसर है आपके लिए। मैं तो केवल अलग जगह रहा हूं, मानिए नहीं मानिए आपका विषय है, मैं नहीं जानता हूं आप मेरी बात से कितने सहमत होंगे कितने असहमत होंगे। लेकिन अगर यह हो गया, 1% मैं मानता हूं सकारात्मक सोच, क्योंकि मैं हर दम सकारात्मक बात करता हूं, सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलता हूं। 1% में परिकल्पना करता हूं, अगर बंदरगाह का कार्य यहां मिल गया तो उसके अंदर 2000 काम करने वाले कर्मचारी कहां के होंगे साथियों, किस जगह के होंगे? बंदरगाह बनने से लेकर के बंदरगाह को चलाने तक की बात मैं अगर करता हूं तो यह शेरपुर के गांव के लोग होंगे, यहां के अगल बगल युवा साथी होंगे जो नौकरी इनको मिलेगी यहां पे। ऐसी बात क्यों नहीं सोचते हम? हमें सोचना पड़ेगा। अगर यह मार्च जो हम लेकर के जा रहे हैं यह एक केवल जन जागृति का मार्च है, और मेरा आग्रह है तहसील के बाद में इसको आप डीएम कार्यालय तक ले जाइए, मत चलिए पैदल। स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, जो आपके साधन है साथियों उनसे चलिए। जो पैदल चल सकता है पैदल चलिए। किसी भी प्रायोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने के लिए आपको जिले को टारगेट करना पड़ेगा। डीएम महोदय को ज्ञापन देने का कार्य माल्यार्पण के बाद मेरा आग्रह है, सोचिए उस विषय पे, इसको गाजीपुर जिले तक लेके चलिए। इतने लोग अगर चल देंगे, ट्रैक्टर, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, पैदल, आप समझते क्या होगा? एक राजनीतिक मंच नहीं है, एक सामान्य बात हो रही है, हमारी पीड़ा है, हम डूब रहे हैं, हम बचाने का आग्रह कर रहे हैं। हमें जाग करके सोए हुए प्रशासन को जगाना पड़ेगा, और नहीं जागे तो आने वाले जो पीढ़ी बैठे हैं साथियों, इनको जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग इतने बड़ी तादाद में आए हैं। हमारा प्रयास नहीं,
पूर्ण रूप से संघर्षरत कार्य होना चाहिए, एक रोड मैप बनना चाहिए कि किस तरीके आज हमारा गांव डूब रहा है। हम चले जाएंगे, 6 महीने के बाद बालाजी बात करेगा, कोई सुनेगा नहीं, तो बालाजी क्या करेगा? यह तो निरंतर अथक प्रयास का काम है और 4 साल 5 साल लगातार जब संवाद करेंगे सरकार से, तब जाकर के सोई हुई सरकार जा करके आपके समस्या को समाधान में बदलेगी और बदलेगी, जरूर बदलेगी। इसका कारण बताता हूं साथियों, 2022 में विधानसभा चुनाव है, 22,000 वोट बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर यह गांव एक हो जाए और कह दे कि हम वोट का बहिष्कार करते हैं, सरकार आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी साथियों। छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स पार्टी, छोड़ दीजिए पॉलिटिकल पार्टी की बात। हम उस लहू के हैं, हम उस खून हमारे रोगों में चलती है जिसने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में किंचित भी विचार नहीं किया। और आज हम इतने मजबूर हैं कि हमको इकट्ठा होने के लिए भी आग्रह करना पड़ता है जाकर के। व्यक्तिगत बातें छोड़ दें, जो भी चुनावी क्षेत्र के लोग हैं, जो भी हारे हुए या जीते हुए प्रतिनिधि है, उन सब से मेरा हाथ जोड़ के कर प्रार्थना है कि अपने मन की पीड़ा को छोड़ करके और इस गांव की पीड़ा को अपना बना ले साथियों। चुनाव में होता है राजनीतिक क्षेत्र में बातें आती है, लेकिन आप देखिए, एक एग्जाम्पल दे दूंगा मैं कि जो भी लोग बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सब जमीन पे होती है, जब विधानसभा लोकसभा में होते हैं तो एक छत के नीचे बैठ करके देश की चिंता करते हैं कि नहीं करते साथियों? करते हैं कि नहीं करते हैं? सारे चुने हुए प्रतिनिधि एक छत के नीचे बैठते हैं और वहां पे लार्जर स्केल की समाज में दबे कुचले गरीब लोगों के लिए कैसे चिंता की जाए, सभी एक सुर में बात करते हैं। राजनीतिक मन का विरोध नहीं होना चाहिए, मत का विरोध हो वो एक्सेप्टेबल होता है। मेरे गांव में दुर्भाग्य क्या है, बहुत से लोगों के अंदर मन का विरोध हो चुका है। हुआ है कि नहीं? आप लोग बताइए, क्यों हम कमजोर हो गए इतना? इसका मुख्य कारण यही है कि हम हार गए चुनाव तो हम उसको व्यक्तिगत तौर से मान लेते हैं। नहीं साथियों, जनता ने जो आपको मैंडेट दे दिया वो सर्वोपरि है। हार और जीत तो एक जीवन की छोटी सी बात है। हम भी जब काम करते हैं तो हार और जीत होती है, धंधे में नफा नुकसान होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा के बेचनी पड़ जाती है साथियों, लेकिन हम कभी अपने कारोबार को नहीं छोड़ते और जिससे नुकसान होता है उससे कभी बातचीत का संवाद नहीं छोड़ते। मैंने सुना चुने हुए प्रतिनिधि को, मैंने सुना हारे हुए प्रतिनिधि को, मैंने सुना भूतपूर्व प्रतिनिधि को, लेकिन अगर उन सब का निष्कर्ष निकाल दिया जाए तो मतभेद के साथ साथ